हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के चैप्टर 7 सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसकी भूमिका। तो इसकी भूमिका क्या है? तो सुदूर संवेदन तकनीक के क्षेत्र में सन 1960 के पश्चात से अभूतपूर्व उन्नति हुई है। कई क्षेत्रों तथा विषयों में इसका अनुप्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। सुदूर संवेदन आज के समय में ऐसी तकनीक बन गई है जिनके माध्यम से किसी भी समस्या के तुरंत समाधान के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। दूरदर्शन प्रणाली का इस तरह विकास किया गया है कि अनेक उपकरणों की मदद से विद्युत चुम्बकीय विकिरण से विभिन्न बैंड पर पृथ्वी से धरातलीय सूचनाओं का संसूचन होता है। अंतरिक्ष में उपग्रहों को छोड़े जाने की होड़ ने इस दिशा में सराहनीय उन्नति की है। धरातलीय सूचनाओं को पाने की पारंपरिक विधियां अधिक समय व्यय करने वाली होती हैं और इन पर मनुष्य शक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सुदूर संवेदन तकनीकी की तुलना में पारंपरिक विधियों का प्रयोग समय के दृष्टि से तुरंत नहीं लगता। मानचित्र समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन बिना मानचित्र के सुदूर संवेदन अध्ययन का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुदूर संवेदन के कई उपयोग हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के भिन्न भिन्न अध्ययन में इसकी विशेष भूमिका रही है। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों का विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। तो यह था इसका परिचय। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वर्तमान में अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में जिस नई सूचना प्रणाली व मानचित्र विधि का विकास एवं प्रयोग हो रहा है वह सुदूर संवेदन तकनीक है। इसमें पारस्परिक सर्वेक्षण विधियों की अपेक्षा सूचनाओं तथा आंकड़ों का कम समय में संग्रहण संभव हो गया है। सुदूर संवेदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के पर्यावरण शोध संस्थान निदेशक एवलिन ग्रुट ने सन 1960 में किया। सुदूर संवेदन में अनुप्रयोग निम्न प्रकार से होता है। पहला अनुप्रयोग नगरीकरण में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग में विश्व में सन 1850 की औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ विश्व में नगरों की स्थापना भी होने लगी। विश्व का पहला नगर लंदन है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का आरंभ ब्रिटेन से ही माना जाता है। नगरीकरण के साथ ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तथा समाज औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। नगरीकरण व्यापारवाद यानों से ग्रामीणों से नगरों में भी भूमि प्रयोग परिवर्तनों के प्रबोधन से जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। यह तो अर्बनाइजेशन था, नगरीकरण था। अब हम आगे इसके देखेंगे भू आकृति। तो भू आकृति जियोमॉर्फिक। तो जियोमॉर्फिक क्या है? तो भू आकृतिक विज्ञान में चट्टानों के प्रकार, भू आकृतियों, सूचनाओं, भूगर्भ की संरचनाओं तथा संगठन का अध्ययन करने में इसका उपयोग होता है। सुदूर संवेदन धरातलीय संरचनाओं, चट्टानों की बनावटों के संदर्भ में सूचनाओं को संग्रहित करने के साधन के रूप में उपयोग होता है। बहुस्पेक्ट्रल आंकड़े चट्टानों की बनावट एवं शैल विन्यास के विषय में विश्वसनीय सूचनाएं दे सकते हैं, जो कि स्पेक्ट्रल परावर्तन पर आधारित है। रडार धरातलीय उच्चावचन तथा उबड़ खाबड़ धरातल की जानकारी व्यक्त करता है, जो कि अधिक उपयुक्त है। सुदूर संवेदन सिर्फ भूविज्ञान के प्रयोगों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग खदान क्षेत्रों में पहुंचने के लिए मार्ग योजना का निर्माण करने, भू सुधार
प्रबोधन व आधार मानचित्रों का निर्माण जिन पर भूगर्भिक आंकड़ा को अध्यारोपित किया जा सकता है। तो आकृतिक विज्ञान में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों को हम इस निम्न प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ है 1 2 3 करके दिया है, 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो भूगर्भिक मानचित्र, फिर दूसरा है धरातली निक्षेपणों का अध्ययन, फिर तीसरा है अलग अलग प्रकारों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का विश्लेषण। आगे है तीसरा कृषि। कृषि क्या है? कृषि में अभी हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप में भूमि का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है, जैसे कृषि, आवास, उद्योग तथा परिवहन में कृषि का प्रयोग होता है। तो भारत में सुदूर संवेदन की शुरुआत सबसे पहले केरल में नारियल के पेड़ में लगने वाली बीमारी की जांच के लिए की गई थी। तो यह आप सबके लिए डाटा याद रखने योग्य है। तो इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरण कृषि का अनुमान लगाने हेतु यूएसए के उपग्रहों का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे वानिकी में सुदूर संवेदन का प्रयोग। तो वानिकी में देखेंगे सामान्यतः देखा जाता है कि प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वन क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक दशाओं में मरुस्थलीकरण और दवानल, भूमिगत जल में कमी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, टाइफून, टोर्नेडो जैसे तूफानों के कारण वनों का ह्रास अधिक होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन मार्गों का विकास, जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि क्षेत्रों का प्रसार के परिणाम स्वरूप वानिकी लगातार कम होती जा रही है। तो वानिकी में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग निम्न प्रकार से यहाँ दिए हैं। तो पहला है वन विनाश तथा वानिकीकरण का मानचित्रण, दूसरा है वन विभाग एवं वन मंडलों का मानचित्रण करना, फिर वनस्पति घनत्व का मानचित्रण तथा वन खंडों का मानचित्रण, बायोमास का आकलन करना। तो इसमें यहाँ कुछ निम्नलिखित उद्देश्य दिए हुए हैं। आगे है दूसरा भूमि प्रयोग। तो लैंड यूज के लिए हम क्या करते हैं, सुदूर संवेदन का प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भूमि विभिन्न तत्वों में होती है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति, जल, मरुस्थल, घास के मैदान एवं दलदल। प्राकृतिक विशेषताओं के अनुरूप मानव ने इसे आर्थिक क्रियाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों में प्रयोग किया है, जैसे आवास, कृषि, वनीकरण, उद्योग व सड़क। तो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रयोगों में लाई गई भूमि को सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से संसूचक किया जाता है। वे किसी भी प्रयोग की मात्रा, विस्तार व वृद्धि एवं ह्रास क्रम को अत्यंत सरलता से अंकित कर सकते हैं। अब यहाँ पे भूमि में सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग किस तरीके से होता है, तो आपदा प्रबंधन तथा मानचित्रण में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, फिर जंगल जानवरों में निवास संरक्षण, फिर नगरीय भूमि प्रयोग पेटियां। तो आप सभी का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है कि सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों को पर टिप्पणी कीजिए। तो आप सभी सुदूर संवेदन में जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। तो अब नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन। तो एनवायरमेंटल स्टडी में हम देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण की दृष्टि से इस तकनीक का सबसे पहले अनुप्रयोग ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा सन 1983 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में छिद्र का अनुमान लगाने में हुआ था। तो यह डेटा भी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे मानव अधिवास। तो मानव अधिवास में हम यहाँ क्या देखेंगे कि मानव अधिवास में भी हम सुदूर संवेदन का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिकूल प्राकृतिक स्थितियों व अनुकूल भौगोलिक वातावरण में मनुष्य द्वारा आवास, उद्योग व सड़क का निर्माण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर सांस्कृतिक बुद्धिस्ट का निर्माण होता है। तो आप सभी यह पॉइंट्स जो है याद रखिएगा, क्योंकि सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग पर टिप्पणी कीजिए। यह पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है 7वां संसाधन प्रबंधन। तो संसाधन प्रबंधन में भी हम देखेंगे कि सुदूर संवेदन का क्या हो रहा है, उपयोग होता है ना। ठीक, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं जल संसाधन। फिर उसके बाद जल संसाधन में कैसे यूज होता है इसका यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। उसके बाद हम आगे देखेंगे फिर मृदा संसाधन, फिर सॉयल रिसोर्सेस में हम देखेंगे सुदूर संवेदन का किस तरीके से यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे
11वां समुद्री अनुप्रयोग, ओशियन एप्लीकेशंस में हम देखेंगे 11वां। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 12वां है बाढ़ क्षेत्रों का मॉनिटरण तथा मानचित्रण, फ्लड एरिया मॉनिटर एंड मैपिंग। तो यहाँ पे फ्लड एरिया मॉनिटर एंड मैपिंग को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आप इसी के अंतर्गत आपदा प्रबंधन। अब हम आपदा प्रबंधन में हम क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन में भी हम सुदूर संवेदन का प्रयोग करके ही हम आपदा प्रबंधन की जानकारी को क्या करते हैं, पहले से ही एकत्रित करते हैं कि कौन सी आपदा किस समय घटित होगी और उससे बचाव के लिए क्या कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आपदा प्रबंधन के लिए हम पहले पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाते हैं। सुदूर संवेदन आरंभिक चेतावनी प्रणालियों की रीढ़ है। उपग्रहों का प्रयोग करके हम आगामी खतरों के संकेतों के लिए संभावित आपदा को क्षेत्रों की देखरेख कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आपदा का आकलन हो जाता है कि कौन सी आपदा कब आने वाली है, उसके लिए हम पहले ही क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद है इसी में क्षति का आकलन, फिर खोज एवं बचाव, फिर मानचित्रण, फिर मौसम का पूर्वानुमान, फिर देखेंगे कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, फिर 7वां है वन अग्नि प्रबंधन, फिर 8वां है आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, फिर 9वां है तटीय क्षेत्र प्रबंधन। तो हमने यहाँ पर फिर 10वां है जल संसाधन प्रबंधन, फिर 11वां है स्वास्थ्य प्रबंधन, फिर 12वां है भूस्खलन प्रबंधन, 13वां है हिमानी झीलों का आकलन, 14वां है बुनियादी ढांचे की निगरानी, 15वां है वायु पैटर्न पर दृष्टि रखना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो कुल टोटल 12 क्षेत्रों में होता है। पहला नगरीकरण में, दूसरा भू आकृतिक में, फिर तीसरा कृषि में, चौथा वानिकी में, फिर 5वां आपका भूमि प्रयोग में, छठा पर्यावरण अध्ययन में, 7वां मानव अधिवास में, ठीक, 8वां संसाधन प्रबंधन में और 9वां जल संसाधन में, 10वां मृदा संसाधन में और 12वां बाढ़ क्षेत्रों का मॉनिटर तथा मानचित्र करने में और 11वां समुद्री अनुप्रयोग में। तो ये 12 तरीके से हमने क्या किया, सुदूर संवेदन का अनुप्रयोग देखा। 12 क्षेत्रों में इस तरीके से होता है। तो अगर टिप्पणी लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं। फिर हम आपदा प्रबंधन में भी क्या करते हैं, सुदूर संवेदन के उपयोग को देखते हैं किस तरीके से, कितने पैटर्न पर, लगभग 15 टॉपिक से हम क्या करते हैं, सुदूर संवेदन की आपदा प्रबंधन के लिए हम सतर्क रहते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप सभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आप चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे भौगोलिक सूचना प्रणाली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो इसे स्किप ना ही कीजिए, फुल वीडियो देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 भौगोलिक सूचना प्रणाली, परिचय, परिभाषा, विकास एवं तत्व नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।